नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में लेके आया हूं आपके प्रथम और द्वितीय टेस्ट की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 9 का आपके सामाजिक विज्ञान का पेपर, जो कि आपके आने वाले प्रथम और द्वितीय परख के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा और आप सभी विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होने वाला है। तो आप सभी विद्यार्थियों से निवेदन रहेगा, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और सारे के सारे प्रश्नों के उत्तर भी साथ में लेकर आया हूँ। तो बिल्कुल आपको सारे के सारे प्रश्न याद करवाने वाला हूं और आपको टेस्ट में 10 में से 10 नंबर लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो आपसे निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। विद्यार्थियों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ये आप सभी का काम है। देखिए पहला प्रश्न, नेपोलियन के उदय को कैसे समझा जा सकता है। तो विद्यार्थियों, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके प्रश्न है कि नेपोलियन के उदय को कैसे समझा जा सकता है। तो इसके लिए सही उत्तर आपका होगा, इसमें सेकंड जो पॉइंट है इसको आपको याद रखना है। इतना आप याद रखोगे तो बिल्कुल आपको 1 नंबर लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। नेपोलियन का उदय, एक प्रतिक्रांतिकारियों ने देश की वर्तमान स्थिति से तंग आकर पार्लियामेंट पर धावा बोल दिया था। किसके ऊपर धावा बोला था विद्यार्थियों? पार्लियामेंट के ऊपर। तोपखानों के एक नौजवान, यानी तोपखाना था, उसके ऊपर एक नौजवान अफसर था जिसका नाम था नेपोलियन को उसका भगाने का दायित्व सौंपा गया था। उसने इस दायित्व को भली प्रकार से निर्वाह किया और ऑस्ट्रिया की सेना ने फ्रांस पर आक्रमण किया, तब टूलो बंदरगाह पर अधिकार कर लिया। इस बंदरगाह की मुक्ति का दायित्व भी उसी नौजवान यानी नेपोलियन को सौंपा गया और पुनः उसने भी वहां पर भी सफलता प्राप्त कर ली। अब नेपोलियन को ब्रिगेडियर जनरल बनाकर विदेशी युद्ध के विरुद्ध संपूर्ण अधिकार दे दिए और डायरेक्टरी की राजनीतिक अस्थिरता का लाभ उठाकर नेपोलियन सेना की मदद से तानाशाह बन गया और 1804 में उसने स्वयं को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। तो विद्यार्थियों, इस सन को आपको याद रखना है कि नेपोलियन ने फ्रांस का सम्राट है खुद को कब घोषित किया, तो 1804 में। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। शासन के रूप में उसने फ्रांस के में एक कुशल एवं सक्षम शासन की स्थापना की और फ्रांसीसी जनता को क्रांति से उत्पन्न अराजकता से मुक्ति दिलाई। इस तरह से इस प्रश्न को आपको याद रखना है। दूसरा प्रश्न है, बिल्कुल इजी सा प्रश्न है कि फ्रांस में क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई, कोई 4 कारण लिखिए। तो इसका सही आंसर होगा, समाज में सामाजिक असमानता व्याप्त थी उस समय पे। दूसरा कारण आपको लिखना है, तृतीय एस्टेट के लोगों पर अन्यायपूर्ण कर लगे हुए थे, यानी कर आपको पता ही है, टैक्स लगे हुए थे। और तीसरा आपको कारण बताना है कि दार्शनिकों तथा विद्वानों के विचारों का प्रचार, और चौथा है मध्य वर्ग का उदय हुआ था, इस कारण से फ्रांस में क्रांति की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित के बारे में संक्षेप में बताइए। कुलक क्या होते हैं और उदारवादी क्या होते हैं, इनके बारे में बताना है। सबसे पहले अपन देखेंगे कुलक। कुलक कौन होते हैं? रूस में संपन्न किसानों को कुलक कहा जाता था। किसको कहा जाता था? संपन्न, यानी जो धनवान किसान थे ना, उनको कुलक कहा जाता था। 1928 में साम्यवादी पार्टी के सदस्यों ने ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा किया। कब किया विद्यार्थियों? 1928 में। किसने किया? साम्यवादी पार्टी के सदस्यों ने। कहाँ का दौरा किया? ग्रामीण क्षेत्रों का। कुलकों के खेतों में अनाज उत्पादन और संग्रह का निरीक्षण किया कि भाई कुलक यानी जो संपन्न किसान है वो कितना अनाज उत्पादित करते हैं और कहाँ पे इकट्ठा करते हैं, कितना करते हैं, उनका निरीक्षण किया। कुलकों के ठिकानों पर भी छापे मारे गए, यानी उनके घर थे जहाँ पे ठिकाने थे वहां पे भी छापे मारे गए। और स्टालिन के सामूहिकरण कार्यक्रम के अंतर्गत रूस में कुलकों का सफाया किया गया, फिर उसके बाद में इन कुलकों को वहां से हटा दिया गया। दूसरा आपका था, वो था उदारवादी। तो उदारवादी कौन है? देखिए, उदारवादी रूस में सामाजिक परिवर्तन के पक्षधर थे। वे राजवंश कोई अनियंत्रित शक्ति के विरोध में थे। वे चाहते थे कि राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष हो, अर्थात सभी धर्म को सम्मान मिले, और वे सरकार के विरुद्ध व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करना चाहते थे। और वे चाहते थे कि राष्ट्र को एक निर्वाचित सांसद रूप यानी संसद रूप में संगठित एवं स्वतंत्र न्यायपालिका द्वारा लागू विधान के अनुसार चलाया जाए। ये उनके विचार थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसमें एक और पॉइंट है कि किंतु वे लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते थे। वे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के भी विरोधी थे और वे चाहते थे कि केवल संपन्न लोग हैं वही वोट दे, यानी जो धनवान लोग हैं वही वोट दे, गरीब लोग नहीं दें। प्रश्न संख्या 4 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके टेस्ट में आने वाला प्रश्न है कि रूस की क्रांति को
विश्व इतिहास की महत्वपूर्ण घटना क्यों माना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा विद्यार्थियों, समाजवाद की स्थापना के कारण ही रूस की क्रांति को विश्व इतिहास की सबसे बड़ी घटना माना जाता है। किस कारण से? समाजवाद की स्थापना के कारण। विद्यार्थियों याद रखना ये सारे के सारे पॉइंट। अगला प्रश्न है कि उन देशों के नाम बताइए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। तो भारत से क्षेत्रफल में 6 देश बड़े हैं। कितने हैं विद्यार्थियों? 6 देश बड़े हैं। सबसे बड़ा है वो रूस, फिर दूसरे नंबर पे कनाडा, तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथा चीन, पांचवा ब्राजील और छठा देश है वो है ऑस्ट्रेलिया। इन सभी देशों के नाम आपको याद रखने हैं। रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? उनके नाम बताइए। तो कर्क रेखा है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। उनके नाम आपको बताने हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा है वो गुजरती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न है, इसको आप सभी को याद करना है। बांगर और खादर में अंतर स्पष्ट कीजिए। वैसे इसको आप कक्षा 7 से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन अभी तक आपको याद नहीं हुआ है, तो आज मैं आपको याद करवा देता हूँ। बांगर और खादर। सबसे पहले बांगर देखिए। उत्तरी मैदान के पुरातन जलोढ़ को बांगर कहा जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा कटा हुआ है तो इसको थोड़ा ऊपर ले लेते हैं। ओके। अब देखिए, उत्तरी मैदान के पुरातन जलोढ़ को क्या कहा जाता है? बांगर कहते हैं। वही खादर है, बाढ़ के मैदानों के नवीन और युवा जलोढ़ को खादर कहा जाता है। मतलब पुरानी जो जलोढ़ मृदा होती है उन्हें बांगर कहते हैं और नवीन जो जलोढ़ मृदा होती है उन्हें खादर कहते हैं। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है कि ये नदियों के वाले मैदानों के ऊपर स्थित होते हैं जहां बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है। यानी बांगर होते हैं ना, वहां पे बाढ़ का पानी नहीं पहुंचा होता है, ये पहले से बने हुए होते हैं। जबकि खादर वे होते हैं जहाँ पे नदी के नजदीक का जो पानी है वो संपूर्ण क्षेत्र में फैल जाता है और नई जलोढ़ परत है वो जम जाती है, उसे क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। और बांगर का अगला पॉइंट है कि इनका प्रतिवर्ष पुनर्निर्माण नहीं होता है, जबकि खादर का प्रतिवर्ष पुनर्निर्माण यानी नया बनता है। और ये कम उपजाऊ होते हैं बांगर, और खादर है वो अधिक उपजाऊ होते हैं। इतने पॉइंट याद रख लो तो विद्यार्थियों आपको अच्छे अंक लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8 की भारत को कितने भौतिक भूभाग में विभाजित किया जाता है, यानी कितने भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है? तो भारत को 6 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। 6 कौन-कौन से हैं? एक तो है हिमालय पर्वत श्रृंखला, दूसरा है उत्तरी मैदानी भाग, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार, चौथा है भारतीय मरुस्थल, पाँचवा है तटीय मैदान और छठा है द्वीप समूह। तो इन 6 भागों में भारत को बाँटा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। जल विभाजक का क्या कार्य है? उदाहरण दीजिए। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा जल विभाजक वह पर्वत या उच्च भूमि होती है जो दो पड़ोसी अपवाद द्रोणियों को एक दूसरे से पृथक करती हैं। मतलब मैं आपको समझाऊं तो ये उच्च भूमि होती है, मतलब पहाड़ होता है, ठीक है ना। ये पहाड़ है, इस साइड से बंगाल की खाड़ी से आ रही है हवाएं, इस साइड से अरब सागर से आ रही हैं, या फिर इस साइड से गंगा नदी से, इस साइड से यमुना नदी से। तो दो अफवाह तंत्र यानी दो अलग अलग दिशाओं की जो हवाएं आ रही हैं उनके बीच में स्तंभ यानी दीवार के रूप में जो खड़ा पर्वत होता है उसे जल विभाजक कहा जाता है। क्या कहते हैं विद्यार्थियों? जल विभाजक कहते हैं। यहाँ पे सही परिभाषा आप देखिए। जल विभाजक वह पर्वत या उच्च भूमि होती है जो दो पड़ोसी अपवाद द्रोणियों को एक दूसरे से पृथक यानी अलग करती हैं। इस प्रकार की उच्च भूमि को जल विभाजक कहते हैं। उदाहरण के लिए अंबाला नगर सिंधु और गंगा नदी तंत्र के बीच जल विभाजक पर स्थित हैं। अगला प्रश्न है जो कि आपका अंतिम प्रश्न रहेगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी, कि भारत में नदियों के प्रदूषण की कोई 3 कारण है वो स्पष्ट कीजिए। तो पहला कारण है नदियों के किनारे स्थित कारखानों द्वारा अपना कूड़ा कचरा नदियों में बहा दिया जाता है और इससे नदी प्रदूषण होता है। दूसरा है शहरी क्षेत्रों का गंदा पानी भी नदियों में बहाया जाता है और इससे भी नदी प्रदूषण होता है। तीसरा है उर्वरकों तथा कीटनाशकों से मिश्रित जल भी नदियों को प्रदूषित करता है। इसके अतिरिक्त भारत में नदियों में शव बहाने की परंपरा भी नदी को प्रदूषित करती है। तो फिलहाल इस पेपर में आपके इतने ही प्रश्न हैं। ये सारे के सारे प्रश्न मैं आशा करता हूँ आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। अगला पेपर कौन सी विषय का सही है आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है और इस वीडियो को आपके मित्रों तक शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद।